गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं कनुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू फिजिक्स पर। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हमारी ऑनलाइन क्लासेस दोबारा से प्रारंभ हो चुकी है शासन के आदेशानुसार। तो लास्ट वीडियोस में हमने अपना जो फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर था वो कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम उसके अंकित क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं और इनको ज़रा ध्यान से देखना, क्योंकि अंकित क्वेश्चन फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु होता है। तो देखिए, हमारा जो अंकित प्रश्न नंबर 1 है, प्रश्न नंबर 1 हालांकि मैं आपको करा भी चुकी हूँ, लेकिन जिन बच्चों ने नहीं किया है वो एक बार देख लेना ध्यान से। मैं अंकित क्वेश्चन को बिल्कुल स्टार्टिंग से करा रही हूँ। देखिए, लिखा हुआ है एक व्यक्ति एक सीधी सड़क पर ए से बी तक 300 मीटर जाता है, पुनः बी से सी की ओर 60 मीटर चलकर बिंदु सी पर पहुंचता है। व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा विस्थापन ज्ञात कीजिए। इसने क्या बोला कि कोई भी व्यक्ति है वो क्या करता है, चित्र को मैं यहाँ बनाती हूँ, हालांकि चित्र नीचे बना हुआ है, देख लेना आप लोग, लेकिन मैं समझा देती हूँ। ये आपके पास कोई एक सीधी सड़क है, ठीक है। सीधी सड़क पर क्या है, यहाँ बिंदु ए है, यहाँ बिंदु बी है और उन्होंने यहाँ बिंदु मान लिया सी, क्योंकि उसने ये बोला कि बी से वो किधर आ रहा है, पुनः सी की ओर 60 मीटर चलकर बिंदु सी पर पहुँचता है। तो चित्र कुछ इस तरीके से बोल रहा है कि ए से बी तक की दूरी कितनी है, ये पूरी जो दूरी है, ये पूरी दूरी आपके पास दे दी उसने 300 मीटर। कहाँ तक, बी तक। उसने बोला कि वो बी से कहाँ आया, सी पर, कितनी डिस्टेंस, 60 मीटर। तो उसने ये यहाँ दे दी है 60 मीटर, ठीक है। अब वो कहाँ है व्यक्ति, जो व्यक्ति यहाँ था, मान लीजिए मैंने ये व्यक्ति बना दिया है, ये जो व्यक्ति यहाँ था, अब ये व्यक्ति कहाँ गया है, ये व्यक्ति खड़ा हो गया है आकर सी पर, ठीक है। ये व्यक्ति अब यहाँ है। तो अब आपको यहाँ खड़े व्यक्ति का क्या निकालना है, व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल दूरी और कुल विस्थापन। आप जानते हैं जो दूरी होती है वो कितनी होती है भाई, वो होती है जो जितना उसने लंबाई तय की। तो सबसे पहले मैं निकालती हूँ इसकी दूरी। तो दूरी में देखिए आप क्या 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 ऐड करोगे, ए बी प्लस बी सी, क्योंकि भाई वो चल के ही तो आ रहा है ना, पहले तो वो यहाँ से चला यहाँ तक बी तक, फिर वापस आया यहाँ तक। तो इसका मतलब है ए बी का मान कितना है 300 मीटर प्लस बी सी का मान कितना है 60 मीटर। तो आपके पास दूरी कितनी आ जाएगी, टोटल दूरी आ जाएगी 360 मीटर, ठीक है। ये तो बात होती है दूरी की। लेकिन अगर मैं यहीं पर विस्थापन की बात करूं तो विस्थापन क्या होगा, ये तो मेरे पास यहाँ अंतिम बिंदु है, ये मेरा क्या था प्रारंभिक बिंदु। इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, इन दोनों के जो बीच की दूरी होती है वो कहलाता है आपका विस्थापन। तो ये बीच की दूरी कैसे निकालोगे, ये बीच की दूरी आपके पास निकलेगी इस पूरी दूरी में से, ये 60 को अगर आप घटा दो तो आपके पास ये बीच की दूरी क्या होगी, निकल के आ जाएगी। तो आप क्या करना, 300 में से 60 को घटा देना, आपके पास बचेगी शायद 240। तो 240 मीटर आपको हो जाएगा विस्थापन, ठीक है। तो देखिए यहाँ हल में मैंने किया हुआ है, बस आप क्या करना, ये थोड़ा सा यहाँ करेक्शन कर लेना, इस तीर को यहाँ से न बना के इस तीर को यहाँ तक दिखाना, तब जाके आपको क्या होगा, थोड़ा क्लियर होगा, क्योंकि ये पूरी जो डिस्टेंस है ए से बी तक वो 300 मीटर है, ठीक है। तो देखिए ये लिखा हुआ है ए से बी तक की दूरी कितनी है 300 मीटर, फिर बी से सी तक की कितनी है 60 मीटर। अतः व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल दूरी 300 मीटर प्लस 60 मीटर कितनी हो गई 360 मीटर। अब बात करते हैं, जबकि जो विस्थापन होगा वो क्या होगा, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की डिस्टेंस होती है। तो आप क्या करोगे, दोनों को घटा दोगे, 300 में से 60 को घटाया तो आपके पास आ गया 240 मीटर। ये आपका पहला क्वेश्चन था। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल सिंपल है। ये मैंने आपको विस्थापन, जिस टाइम मैं आपको विस्थापन करा रही थी, एक बार देखना, जब मैंने दूरी और विस्थापन कराया था तो वहाँ मैंने उदाहरण में इसको भी समझा दिया था, लेकिन फिर भी मैं, चूँकि आपको ये अंकित क्वेश्चन में दिया हुआ है इसलिए मैं इसको समझाती हूँ। लिखा हुआ है एक कण 2r मीटर व्यास के अर्धवृत्ताकार पथ पर
गति करता है। कोई भी कण है, ये मैंने यहाँ चित्र से समझाया है। अर्धवर्ताकार का मतलब होता है आधा वृत्त। ये आपने अर्धवर्त बना लिया, ठीक है। ये इसका व्यास कितना दिया इन्होंने, इसका व्यास दिया है 2r। भाई जब इसका व्यास 2r दे दिया तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, r। व्यास की आधी होती है, तो यहाँ मैंने बना दिया है r। बिंदु मान लिया है a, b और ऊपर मैंने बिंदु मान लिया p। अब ये क्या कह रहा है कि इस अर्धवर्ताकार पथ पर वो गति कर रहा है। अर्धवर्ताकार पथ पर गति करने का मतलब होता है कि उसने चलना ए से स्टार्ट किया और ऐसे वो गोल गोल घूम रहा है। अर्धवर्ताकार पथ पर क्या किया उसने, गति की, और वो कहाँ गया है, ए से बी तक आ गया। मैंने बीच में कोई बिंदु मान लिया पी। आपको क्या करना है, पथ को तय करने के बाद उसके द्वारा जो चली गई दूरी है कि वो उसने कितनी तो दूरी तय की और कितना उसने विस्थापन तय किया, वो आपको बताना है। तो देखिए मैंने आपको क्या समझाया था, मैंने ये समझाया था कि मान लीजिए आपके पास ये एक अर्धवृत्त है, इसका नाम है ए बी और यहाँ मैं मान लूँ पी। उन्होंने बोला है कि आपके पास जो व्यास है वो कितना है, 2r है। तो यहाँ से आप इसकी त्रिज्या निकाल सकते हो, बिल्कुल सिंपल, r। यहाँ से भी कितनी हो जाएगी, r। अब आपको इसकी निकालनी है नंबर 1 पर दूरी और नंबर 2 पर आपको इसका क्या निकालना है, विस्थापन। तो देखिए विस्थापन तो भाई मैं आसानी से निकाल सकती हूँ। प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी देख लूँ। प्रारंभिक बिंदु मेरा a था और अंतिम बिंदु मेरी कितनी थी, b थी। तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 2r है। तो इसका मतलब है विस्थापन तो कितना हो जाएगा, 2r। अब बात आती है दूरी की। दूरी, जो दूरी तय की है वो इस वर्ताकार पथ पर घूमकर की है। तो ये क्या होती है, वृत्त की परिधि होती है। जो पूरा वृत्त होता है, पूरे वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2πr। चूँकि ये अर्धवृत्त है तो अर्धवृत्त में क्या करोगे, भाग दोगे 2 से, 1/2 करोगे। यहाँ आपको करना पड़ेगा मल्टीप्लाई में 1/2। तो जब 2 से 2 कट जाएगा तो कितनी आएगी, πr। तो इसका मतलब है अर्धवृत्त में तय की गई जो दूरी है व्यक्ति द्वारा, तो ये आपके आ जाएगी πr। तो ये इसका देखिए सॉल्यूशन है। बस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, पथ ए पी बी की कुल लंबाई कितनी है, ए पी बी की लंबाई समझ गए हो। जो परिधि होती है वो 2πr होती है और परिधि का कितना है, ये तो पूरे वृत्त की परिधि होती है, हमें आधे की करनी है तो 1/2 कर देंगे और 1/2 से 1/2 कटा और ये आपके पास आ गया है πr। चाहे तो आप इसको भी नोट करके रख लेना कहीं साइड में ताकि आपको ध्यान रहे। अब दूसरी स्थिति है जबकि जो विस्थापन है वो होता है प्रारंभिक स्थिति ए से अंतिम स्थिति बी तक की न्यूनतम दूरी, और जो आपके पास कितनी है, 2r है। तो इस तरीके से ये आपका सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आपका है, बिल्कुल सिंपल है ये भी। एक महिला को अपने घर से ऑफिस पहुंचने में कितनी मिनट लगती है, 30 मिनट लगती है। 30 मिनट का मतलब कितना होता है, घंटा, आधा घंटा। तथा ऑफिस की घर से जो दूरी है वो कितनी है, 5 किलोमीटर है। महिला की औसत चाल क्या करनी है, ज्ञात करनी है आपको महिला की औसत चाल। तो हम इसका क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन के टाइम आप क्या करोगे, जो जो आपको दिया हुआ है सबसे पहले तो वो लिखोगे। हमें दिया हुआ है ऑफिस की घर से दूरी कितना है, 5 किलोमीटर, ये लिख दिया आसानी से। समय कितना दिया है, 30 मिनट। 30 मिनट का मतलब या तो आप सीधे सीधे लिख लो इसको, कितना घंटा, आधा घंटा। और अगर आपको घंटे में इसको निकालना है तो आप क्या कर दो, 60 से भाग दे दो। तो 60 से भाग दिया, 30/60। जो हमारी मिनट थी वो कहीं में बदल चुकी है घंटे में, तो 30 ही कम 30, 30 दूनी 60 आएगा, फिर भी कितना ही, 1/2। तो अब आपके पास दूरी भी आ गई है और आपके पास समय भी आ गया है। भाई दूरी कितनी आई आपके पास, दूरी आई 5 किलोमीटर। समय कितना आया है, आधा घंटा, आधा घंटा। आपको निकालनी है चाल, औसत चाल। औसत चाल का जो सूत्र होता है वो होता है दूरी बटे समय। बस जहाँ आपको दूरी है वहाँ दूरी रख दो 5, समय कितना है, 1/2। ये तो यहाँ किलोमीटर है और ये यहाँ है इधर घंटे। तो ये 2 कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर,
तो 5 गुणा 2 किलोमीटर बटे घंटे, 5 दूनी 10, तो आपका जो आंसर आएगा 10 किलोमीटर अपॉन घंटे। ये आपकी आ जाएगी चाल। किसी को कोई प्रॉब्लम आए तो आप पूछ सकते हैं। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर। यहाँ सॉल्यूशन दिया हुआ है, ये मैंने आपको समझाया है, यहाँ सॉल्यूशन दिया हुआ है, आप आसानी से नोट कर सकते हो। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन आपके बच जाएंगे जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, एक वस्तु विराम अवस्था में है। विराम अवस्था करता है यदि पहले 2 सेकंड में दूरी x1 तथा अगले 2 सेकंड में दूरी x2 तय करें। यहाँ आप क्वेश्चन में करना, एक वस्तु विराम अवस्था में है, करता नहीं, में है। कोई वस्तु विराम अवस्था में है और वो क्या कर रही है, यदि पहले 2 सेकंड में दूरी तय कर रही है x1 और अगले 2 सेकंड में दूरी तय कर रही है x2, तो आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। आपको ये सिद्ध करना है कि x2 बराबर 3x1, ये आपको सिद्ध करना है। तो देखिए समझते हैं आप इसको भी। ये तो भी ये उससे भी बिल्कुल सिंपल है। बस आपको क्या करना है, गति की समीकरणों को थोड़ा रिमेंबर करना है और गति की समीकरण को यूज़ करना है। समीकरण बनानी है, सिंपल समीकरण बनेगी और उसको हल करना है। तो देखिए ये आपके पास कोई पथ है, यहाँ मैंने ए मान लिया है और यहाँ मैंने बीच में मैंने बी माना है और लास्ट में मैंने मान लिया है सी। भाई प्रारंभिक वेग कितना है, पहले वस्तु विराम अवस्था में थी, इसका मतलब है प्रारंभिक वेग पहले कितना था, 0 था। फिर 2 सेकंड बाद 2 सेकंड में उसने कितनी दूरी तय की, x1। फिर नेक्स्ट 2 सेकंड में उसने जो दूरी तय की है वो दूरी तय की है x2। हो गया। अब आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। भाई हमें तो ये सिद्ध करना है कि हमारा x2 बराबर 3x1 आना है। तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले गति की समीकरण लगाते हैं हम, s बराबर ut प्लस 1/2 at²। चूँकि प्रारंभिक वेग हमारा 0 है तो ये वाली टर्म तो क्या होगी, कट जाएगी। दूरी कितनी तय की, पहले हम a से b तक के लिए लेंगे, सिर्फ पहले 2 सेकंड के लिए लेंगे, तो दूरी कितनी है, x1 बराबर 1/2 a एज इट इज़ रहेगा। ये जो दूरी x1 तय की है ये कितने सेकंड में तय की है, 2 सेकंड में, तो 2 की घात 2। तो आपके पास x1 आएगा 1/2 गुणा a गुणा 2 दूनी कितने हो जाएंगे, 4। 2 से काटोगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो यहाँ आपके पास x1 बराबर आएगा 2a। ये आपके पास समीकरण हो जाएगी 1। ये तो आपके पास समीकरण 1 हो गई। अब आपको गति की समीकरण दूसरी समीकरण ही लगानी है, और कहाँ से कहाँ तक लगानी है, पूरी लगानी है, a से c तक। ठीक है, तो यहाँ समीकरण 1 हो गई है। अब आपको क्या करना है, a से c तक लगानी है। a से c तक की जो दूरी है वो कितनी है, x1 प्लस x2, और कितने समय में है वो, 2 सेकंड पहले लगे थे, 2 सेकंड बाद में लगे थे, तो इसका मतलब पूरे कितने हो गए, 4 सेकंड। तो प्रारंभिक वेग तो 0 ही रहेगा। बस आपको यहाँ क्या करना है, t की जगह लेना है 4। ये एज इट इज़ रहेगा x1 प्लस x2 बराबर 0 की जब t में मल्टीप्लाई करोगे तो 0 प्लस 1/2 गुना 1 गुना 4 चौक 16। तो 2 से काटा, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। तो आपके पास आ गया x1 प्लस x2 बराबर 8a। ये आपके पास समीकरण नंबर आ गई है 2। तो देखिए अगर मैं यहाँ आपको थोड़ा स्पष्ट सा दिखाऊं तो आपके पास समीकरण जो बनी हुई है वे कुछ इस तरीके से बनी हुई है, x1 बराबर 2a, और ये तो आपके पास समीकरण नंबर 1 बनी हुई है, और समीकरण नंबर 2 जो आपके पास बनी है वो बनी है x1 प्लस x2 बराबर 8a। अब आपको क्या करना है, एक साइड बराबर कर देनी है, और एक साइड को बराबर करने के लिए आप क्या करोगे, देखिए यहाँ 8a है और यहाँ 2a है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ इस वाले समीकरण में पूरी में मल्टीप्लाई कर दूँ 4 से, तो यहाँ मेरा कितना हो जाएगा, 8a हो जाएगा। तो करती हूँ, ये आया 4x1 बराबर 8a, मेरी आ गई समीकरण नंबर
3। अब आप क्या करोगे, समीकरण 2 व 3 की तुलना करो। जब यहाँ भी 8a है और यहाँ भी 8a है, इसका मतलब है ये इसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो आपके पास आएगा x1 प्लस x2 बराबर 4x1 समीकरण 2 व 3 की तुलना करने पर। और यहाँ से सीधा सीधा निकलेगा x2 बराबर, ये 4 है इधर, 4x1 है। जब आप इसको इधर लेके जाओगे तो ये कैसा हो जाएगा, माइनस के x1। जब 4x1 में से x1 को घटाओगे तो आपके पास बचेगा 3x1। और यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। यहाँ लिखा हुआ है, बिल्कुल सिंपल देखना। समीकरण 1 में 4 से गुना करने पर 4x1 बराबर 8a। अब आपको क्या करना है, समीकरण नंबर आपकी आ गई है 3। अब आपको समीकरण 2 और समीकरण 3 की तुलना करनी है। ये साइड आपकी क्या है, बराबर है, इसका मतलब है ये साइड भी क्या होगी, अब बराबर हो जाएगी। x1 प्लस x2 बराबर 4x1। तो x2 बराबर 4x1, ये x1 है, आप इधर लेके आओगे 4x1 माइनस x1, और यहाँ घटाने के बाद आपके पास बचेगा x2 बराबर 3x1। बस यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो आज आपको मैंने ये जो अंक की क्वेश्चन कराए हैं 3, इनमें से आपको कितना समझ आया है और कितना समझ नहीं आया, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और जो क्वेश्चन आपको समझ नहीं आए उसको भी आप बता सकते हैं। तो बने रहे नेक्स्ट वीडियोज़ में, मैं आपको आगे के 4 क्वेश्चन और कराऊंगी। तो आज की वीडियो बस यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।